दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्साई की संधि के बारे में। दोस्तों एग्जाम में वर्साई की संधि को लेकर कई तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, जैसे वर्साई की संधि अनुचित और प्रतिरोधी थी या फिर वर्साई की संधि अन्यायपूर्ण या प्रतिक्रियावादी थी, इस कथन की व्याख्या कीजिए। या फिर इसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वर्साई की संधि की प्रमुख कमियां क्या थी, या 1919 में हुई वर्साई की संधि को आप कहां तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी मानते हैं। तो इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए हम थोड़ा सा पहले यानी वर्साई की संधि की हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, ताकि हमें बेसिक रूप से पता चले कि वर्साई की संधि हुई क्यों थी और इसमें क्या क्या कमी थी। तो देखो 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और जो 1918 में जाकर समाप्त हो गया था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी और जर्मनी और उसके सहयोगी देश जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और तुर्की पराजित हो गए थे। अब प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर इन पांचों हारे हुए देशों के साथ में अलग अलग संधियां की गई थी। और इस दौरान मित्र राष्ट्रों की तरफ से 3 नेताओं का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा था, और वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंशो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। और इस दौरान ऑस्ट्रिया के साथ में सोजमे की संधि, हंगरी के साथ में त्रियानो की संधि, बल्गेरिया के साथ में न्यूली की संधि, तुर्की के साथ में सेवर्स की संधि और जर्मनी के साथ में वर्साई की संधि की गई। और इन्हीं संधियों की वजह से यूरोप के मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया गया, और इन देशों के अलग अलग भूभाग कई देशों को हस्तांतरित कर दिए गए थे। कुछ नए स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया गया था, तो ऑटोमन जैसे साम्राज्य का पूरी तरह से विघटन कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी को तो पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया था। इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, लेकिन इसमें फ्रांस के द्वारा कुछ अपमानजनक शर्तें शामिल कर दी गई थी, जिसकी वजह से जर्मनी के आत्मसम्मान को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। अब देखो हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध की भयानक हालात से गुजरने के बाद लोग ये चाहते थे कि फिर कभी भविष्य में अब ऐसा भयानक युद्ध ना हो। अब 1918 के लास्ट तक आते आते जर्मनी युद्ध में पूरी तरह से हार चुका था, इसलिए मजबूरन जर्मनी को संधि की तरफ बढ़ना पड़ा। और जिस संधि की तरफ मजबूरन जर्मनी को बढ़ना पड़ा, उस पर हस्ताक्षर करने पड़े, वो थी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि एक ऐसा शांति पत्र था जिसे साम्राज्यवादी जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच 28 जून 1919 को हस्ताक्षरित किया गया था। इस संधि ने 1914 से चल रहे प्रथम विश्व युद्ध को खत्म कर दिया था। अब ये जो संधि थी, इसे वर्साई का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये संधि फ्रांस में स्थित वर्साई के महल में साइन की गई थी। इस संधि से पहले 1918 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने एक 14 सूत्री फॉर्मूला दिया था, और इस फॉर्मूले का मेन उद्देश्य था कि युद्ध के बाद यूरोप का समाज कैसा हो। और ये जो 14 सूत्र थे, इन्होंने ही आगे चलकर विश्व स्तर पर एक संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया, ताकि भविष्य में ऐसे किसी भी युद्ध को आपसी सहमति और बातचीत के जरिए टाला जा सके। और इन्हीं 14 सूत्रों के बेस पर आगे चलकर लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। अब 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 6 मई 1919 को संधि का अंतिम प्रारूप तैयार हुआ। 7 मई 1919 को संधि का प्रारूप जर्मन प्रतिनिधियों को दिया गया, और ये कहा गया कि आपको 3 सप्ताह दिए जाते हैं इस पर विचार करने के लिए। अब जर्मनी के जो प्रतिनिधि थे, इन्होंने संधि की शर्तों को बहुत ज्यादा कठोर बताया और शर्तों में बदलाव करने की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। बस इसलिए जर्मन के प्रतिनिधियों को मित्र राष्ट्रों के भारी दबाव के सामने झुकना पड़ा, और उन्होंने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इस वर्साई की संधि में जो 14 सूत्र थे, वो इस प्रकार थे, यानी वर्साई की संधि की जो मुख्य शर्तें थी वो इस तरीके से थी। पहली शर्त थी, किन्हीं 2 देशों के बीच कोई गुट समझौता नहीं होगा, जो भी होगा वो लिखित और खुलेआम होगा। दूसरा, समुद्रों पर हर राष्ट्र को आने जाने की छूट खुले रूप से होगी। तीसरा, देशों के बीच किसी भी प्रकार का आर्थिक बैरियर नहीं होगा। चौथा, जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी देश आपस में हथियारों की होड़ नहीं करेगा। पांचवा, उपनिवेशों के संबंध में निष्पक्ष निर्णय होगा। छठा, जर्मन सेना को रूस छोड़ना पड़ेगा और रूस अपनी स्वयं की राजनीतिक व्यवस्था को विकसित करेगा। सातवां, बेल्जियम को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाएगा, जैसे वो 1914 के पहले था। आठवां, फ्रांस को किसी भी प्रकार के कब्जे से मुक्त कर दिया जाएगा और फ्रांस को अल्सेस और लॉरेन के प्रदेश वापस दिए जाएंगे। नवा, सभी इटालियन लोगों को इटली में रहना होगा और इटली की सीमाओं में राष्ट्रीयता की रेखाएं प्रतिबंध होगी। 10वां, ऑस्ट्रिया हंगरी में रहने वाले लोगों को राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का पालन करना होगा। 11वां, बाल्कन राज्यों को भी राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की अनुमति दी जानी चाहिए और उनकी स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए। 12वीं शर्त थी, तुर्की सरकार को केवल तुर्की लोगों पर शासन करना होगा। पुराने तुर्की साम्राज्य में रहने वाले गैर तुर्कों को खुद पर शासन करने का अधिकार होना चाहिए। 13वीं, पोलैंड का पुनः निर्माण किया जाना चाहिए और उसे समुद्र तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। और 14वीं, राष्ट्र संघ की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य था सभी राज्यों की राजनीतिक और क्षेत्रीय स्वतंत्रता की गारंटी देना।
तो ये थी वर्साई की संधि की शर्तें, जिन्हें कई वर्गों में बांटा गया, जैसे भौगोलिक, सैन्य, आर्थिक और अन्य वर्ग। तो सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक वर्ग की। 1870 ईस्वी में जर्मनी ने फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन नामक 2 प्रांत छीन लिए थे, लेकिन वर्साई की संधि के जरिए से ये दोनों ही प्रांत जर्मनी से वापस लेकर फ्रांस को लौटा दिए गए थे। जर्मनी को बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया जैसे नवनिर्मित राज्यों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को मजबूरन मान्यता देनी पड़ी थी। राइन नदी के बाएं और दाएं तट से 50 किलोमीटर की दूरी तक जर्मनी का पूरी तरह से निशस्त्रीकरण कर दिया गया था, क्योंकि इनका उद्देश्य ये था कि जर्मनी किसी भी प्रकार की किलेबंदी न कर सके। और नवनिर्मित पोलैंड राज्य की समुद्री तट तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जर्मनी का डेजिंग बंदरगाह छीन लिया गया था, और इसके अलावा जर्मनी का मेमल बंदरगाह लिथुआनिया को दे दिया गया था। इसके जरिए ये भी निश्चित किया गया कि अगले 15 सालों तक जर्मनी के राइनलैंड प्रदेश में मित्र राष्ट्रों की सेनाएं तैनात रहेंगी। इधर ब्रेस्ट-लिवो-स्टक संधि के माध्यम से जर्मनी ने रूस का एक बड़ा भाग छीनकर अपने राज्य में शामिल कर लिया था, लेकिन वर्साई की संधि के जरिए इस बड़े प्रदेश पर लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया नामक जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी गई थी। जर्मनी से उसके बड़े उपनिवेशों पर से सारे अधिकार छीन लिए गए थे और राष्ट्र संघ की मेरिट प्रणाली के आधार पर उन्हें मित्र राष्ट्रों में बांट दिया गया था। चीन के शांतुंग क्षेत्र पर से भी जर्मनी के अधिकार छीन लिए गए थे और उन्हें जापान को दे दिया गया था। इसके अलावा जर्मनी के आधिपत्य से यूपेन, मार्सनेट और मालमेडी नामक क्षेत्र छीनकर बेल्जियम को दे दिए गए थे। अब सैन्य वर्ग में जर्मनी पर क्या क्या प्रावधान रखे गए। इस संधि के जरिए से जर्मनी में जरूरी सैनिक सेवा समाप्त कर दी गई थी और ये प्रावधान किया गया था कि अगले 12 वर्षों तक जर्मनी को 1 लाख से ज्यादा थल सेना रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जर्मनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि जर्मनी न तो किसी प्रकार की युद्ध सामग्री का निर्माण कर सकता है और न ही वो किसी भी प्रकार की युद्ध सामग्री को आयात कर सकता है। जर्मनी के उत्तर में स्थित कील नहर पहले जर्मनी के नियंत्रण में हुआ करती थी, लेकिन वर्साई की संधि के बाद कील नहर को अंतरराष्ट्रीय नहर घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब कील नहर का प्रयोग कोई भी देश कर सकता है। जर्मनी की नौसेना के सैनिकों की ज्यादा से ज्यादा संख्या 15,000 निश्चित कर दी गई थी और इसके अलावा जर्मनी की वायुसेना को पूरी तरह से भंग कर दिया गया था। अब बात करते हैं आर्थिक वर्ग की। जर्मनी के आर्थिक वर्ग में जो प्रावधान रखे गए उसमें प्रथम विश्व युद्ध का पूरा उत्तरदायित्व जर्मनी पर थोप दिया गया और इसके लिए सिर्फ जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसलिए जर्मनी को युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य किया गया और ये प्रावधान रखा गया कि जर्मनी मित्र राष्ट्रों को युद्ध में हुए नुकसान के लिए 5 अरब डॉलर देगा। इसके साथ ही दूसरे पश्चिमी देशों की तरह जर्मनी के भी बहुत सारे उपनिवेशक थे, लेकिन वर्साई की संधि के जरिए से जर्मनी के उपनिवेशों में लगी सारी जर्मन पूंजी को मित्र राष्ट्रों के द्वारा जब्त कर लिया गया था। इसके अलावा जर्मनी को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और बेल्जियम को एक निश्चित मात्रा में कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, क्योंकि जर्मनी का जो राइन नदी का घाटी क्षेत्र था वो कोयले के भंडार की दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध था। और चौथा है अन्य या सामान्य वर्ग में ये प्रावधान रखा गया कि जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय को युद्ध के लिए दोषी माना गया और उन पर अभियोग चलाने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा जर्मनी की बहुत सारी प्रमुख नदियों को अंतरराष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। अब वर्साई की संधि में जो ये प्रावधान किए गए थे, इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि इस संधि के जरिए से जर्मनी को आर्थिक, सैनिक व राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया गया था। ये संधि न सिर्फ जर्मन वासियों के लिए अपमानजनक थी, बल्कि उन्हें इस बात के लिए भी प्रेरित करती थी कि समय आने पर वह इन परिस्थितियों को बदले। इसलिए जर्मन सरकार नाराज थी कि संधि प्रस्ताव इतना गंभीर था कि वर्साई की संधि को पढ़ने के ठीक बाद प्रमुख जर्मन प्रतिनिधि ने कहा कि जर्मनी अपने अस्तित्व का त्याग करता है, लेकिन जर्मन की जो जनता थी वो भूख से मर रही थी और सेना भी गठित हो गई थी। इधर मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण करने की धमकी दी और जर्मनी ने महसूस किया कि उनके पास हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और मजबूरी में उन्होंने हस्ताक्षर किए, लेकिन उन्हें ये संधि अनुचित और अन्यायपूर्ण लग रही थी। इसलिए कई जर्मनियों ने ये महसूस किया कि लंबे समय तक इसका पालन करने की उनकी जिम्मेदारी बहुत कम है। इसलिए कुछ आलोचक मानते हैं कि वर्साई की संधि कठोर शर्त नहीं बल्कि उनको क्रियान्वित करने की ढिलाई द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। लॉक्सम के अनुसार मित्र राष्ट्रों, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन के आपस विरोध और संधि की शर्तों का कठोरता पूर्वक पालन न कर पाने की नीति ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। अगर इस संधि का कठोरता पूर्वक पालन कराया जाता तो जर्मनी को यह महसूस हो जाता कि भविष्य में युद्ध करना खतरनाक होगा, लेकिन मित्र राष्ट्रों की उदासीनता और तुष्टीकरण की नीति से जर्मनी का हौसला बढ़ता गया और उसने दोबारा से युद्ध कर दिया। 1936 में जब हिटलर ने राइनलैंड के असैनिकीकरण के प्रावधान को भंग किया, तब इंग्लैंड और फ्रांस आसानी से उसकी महत्वाकांक्षाओं का दमन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके हिटलर के साहस को प्रोत्साहन दिया और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी शक्ति में वृद्धि की। मित्र राष्ट्र ने हिटलर द्वारा संधि की शर्तों को तोड़ने के प्रति जो उदासीनता, उपेक्षा और कायरता दिखाई,
उससे उत्साहित होकर हिटलर एक के बाद एक संधि के प्रावधानों को तोड़ता गया और प्रदेशों को अपने कब्जे में करता चला गया। इस तरीके से इसमें कोई शक नहीं कि वर्साई की अन्यायपूर्ण, कठोर और अपमानजनक संधि एक सीमा तक द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। लेकिन यहाँ पर यह भी सच है कि मित्र राष्ट्रों की परस्पर विरोधी नीति, उपेक्षा, उदासीनता, तुष्टीकरण और संधि की शर्तों को कठोरता पूर्वक लागू न करवाने की नीति भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं थी।